हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर जो आज लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टीज। हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर पार्टीज जो है ना, पार्टीज कितनी होती हैं? दो पार्टीज होती हैं। एक प्रॉपर्टी बेचने वाला जिसको कहेंगे हम सेलर, ठीक है, और दूसरी पार्टी होगी खरीदार जिसको कहेंगे हम बायर। बायर कहें या फिर हम उसको कहें परचेजर, ठीक है। अच्छा, सेलर जो है वो क्या होगा? ट्रांसफरर, मतलब वो अपना राइट्स क्या कर रहा है? ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरर। और जिसको राइट्स ट्रांसफर किया गया है, मतलब जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, ठीक है, खरीदार को, उसको क्या कहा जाएगा? ट्रांसफरी, ठीक है। अच्छा, लीगल वर्ल्ड में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर इन पार्टीज को क्या कहा जाएगा? बेचने वाला जो है, जो अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, इसको कहा जाएगा हमारे पास वेंडर। और जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है, परचेज की है, उसको कहा जाएगा वेंडी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो फिर हम अब जो है चलते हैं हमारे पास मेन टॉपिक पर। अब हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे हमारे पास जो है सेलर जो है, उसके जो पार्टीज है, पार्टीज में से जो सेलर है हम उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास किसको? सेलर को, कि सेलर के कौन सी ड्यूटी है और सेलर के कौन से राइट्स हैं। बाकी एक अलग लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि बायर जो है उसके कौन सी ड्यूटी है और उनके कौन से राइट्स हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से राइट्स हैं। अच्छा, ये बात की गई है सेक्शन 55 के अंदर, 55 के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बात की गई है राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। पहले हम पढ़ेंगे सेलर, ठीक है, क्लियर है? सब सेक्शन 1 कहता है कि सेलर इज बाउंड, मतलब अगर बात लिखी जाए कि बाउंड तो भी एक ही बात है, ठीक है। अगर लायबिलिटी कहा जाए तो भी एक ही बात है, अगर ड्यूटी कहा जाए तो भी एक ही बात है। ये तीनों वर्ड्स की मीनिंग एक ही होती है। मतलब जो सेलर जो है, वेंडर जो है, बेचने वाला जो है, ठीक है, उसके कौन कौन सी उनकी ड्यूटी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम कहें कि ट्रांसफरर तो भी सही है, सेलर, ट्रांसफर या वेंडर, इनकी कौन सी ड्यूटीज है, ठीक है, या फिर किस चीज के लिए वो लायबल होते हैं, या फिर किन किन चीजों के लिए वो बाउंड रहते हैं, पाबंद रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से उन पर फर्ज हैं। तो फिर आइए हम हमारे पास सब सेक्शन 1 जो है उसके क्लास दिए गए हैं ए से लेकर हमारे पास जी तक। ये नंबर वाइज हम डिस्कस करेंगे, ए से लेकर जी तक। ए क्या कहता है, हम थोड़ा सा इसको शार्ट में देखेंगे। जो बेयर एक्ट के अंदर बेयर रीडिंग जो दी गई है उसको मैंने थोड़ा शॉर्ट कर लिया है, कंसाइज प्रिसाइज फॉर्म में, ठीक है। कि सेलर की ड्यूटी है जो बेच रहा है उसकी, कि वो सब की सब जो है ज़रूरी हकीकतें को जाहिर करे कि उसमें कौन सी गलती, कौन सा डिफेक्ट है, कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन सा उसमें फॉल्ट है प्रॉपर्टी में। जो भी हकीकत है वो सारी की सारी हकीकत डिस्क्लोज करनी है। क्लियर है? और बी में क्या बात करता है? टू प्रोड्यूस ऑल डॉक्यूमेंट्स। अगर हमारे पास बायर अगर कहे हमारे पास सेलर को कि भाई आप जो प्रॉपर्टी सेल आउट करने आए हैं, ठीक है, उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो डॉक्यूमेंट्स हमें दें। अब यहाँ पर एक हम कर लेते हैं पार्टीज। यहाँ पर पार्टीज, दो पार्टीज होनी जरूरी है, एक ए है और यहाँ पर बी है। अब ए के पास एक घर है, बहुत आलीशान घर है एक, ठीक है। ए चाहता है कि मैं सेल आउट करूं। ए ने ऑफर दी बी को कि आप इसको परचेज करें। बी ने कहा ठीक है मैं परचेज करता हूं 50 लाख में, ओके, ठीक है। बी ने कहा भाई, अब ए पर क्या ड्यूटी है? ए पर ड्यूटी ये है कि सब की सब हकीकतें बताए, इस घर में कोई फॉल्ट, कोई डिफॉल्ट जो भी है वो सब बी को बताए। अब ए दूसरी ए की ड्यूटी क्या है?
अगर बी कहे कि भाई इसकी जो भी ज़रूरी कागजात हैं, आपके पोजीशन में जो भी इसके कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप लेकर आएँ, तो फिर हमारे पास ए की ड्यूटी बनती है कि वो बी को घर के कागजात दिखाए। ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा अगर खरीदार जो है बी, वो किसी भी किस्म का कोई भी सवाल पूछे रिलेटेड टू द हमारे पास सब्जेक्ट मैटर प्रॉपर्टी, तो फिर ए ने बताना है, ए को प्रॉपर्टी बेचनी है। ठीक है, ए सेलर है, तो ए ने बताना है, सब के सब जवाब देने हैं, और वो जवाब देने के जो है पाबंद है, उसकी ड्यूटी है जवाब देना है। कोई भी अगर उससे सवाल पूछा जाए उससे रिलेटेड कोई भी, तो फिर जो है हमारे पास ए ने बताना है। क्लियर है यहाँ तक बात? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम चलते हैं सी पर। सी हो गया हमारे पास डी पर। डी क्या कहता है कि एग्जीक्यूट प्रॉपर कन्वीनियंस ऑन पेमेंट। अगर सारी डील हो गई, डन हो गई, बी ने जो है पैसे दे दिए, किसको? ए को। ठीक है, अब ए पर फर्ज बनता है, ए ड्यूटी है ए की कि ए जो है इसको क्या करे? रजिस्ट्री करके दे, इंस्ट्रूमेंट लिख कर दे, दस्तावेज करके दे दे, घर लिख कर दे दे। क्लियर है यहाँ तक? और उसके बाद क्या है? ई, सेल ऑफ डेट, डिलीवरी ऑफ पोजीशन। मतलब जिस दिन से इनकी मतलब इन्होंने पैसे दिए इनको और इन्होंने लिख कर दे दिया इनको। ठीक है, फॉर एग्जांपल इनका इन्होंने पेमेंट की किस तारीख को? पहली तारीख को। पहली तारीख जो है हमारे पास चौथा महीना। ठीक है, और दूसरी तारीख को क्या किया? हमारे पास 10 तारीख को पोजीशन मिलनी है इसको। ठीक है, चौथे महीने की 10 तारीख को पोजीशन मिलनी है। अब जिस तारीख को ये अपना कांटेक्ट हुआ, उस कांटेक्ट से लेकर डिलीवरी ऑफ पोजीशन तक जो भी घर के कागजात हैं, जो भी रिलेवेंट चीज़ें हैं, ठीक है, वो और प्रॉपर्टी दोनों को वो जो है बेचने वाला संभाल के रखेगा जब तक वो प्रॉपर्टी खरीदार के कब्जे में नहीं आ जाती। जब तक वो प्रॉपर्टी ए के कब्जे में नहीं आ जाती, तब तक हम ओ बी के कब्जे में नहीं आ जाती, तब तक ए क्या करेगा? उसको संभाल के रखेगा। सही है, मतलब बेचने वाले पर ये ड्यूटी है। बेचने वाला जो है वो पाबंद है इस चीज़ के लिए कि अगर कोई चीज़ वो सेल आउट कर रहा है और उसने पैसे ले लिए हैं और उसने सेल आउट कर दी है, और जिस दिन वो कब्जा दे खरीदार को, उस दिन तक कॉन्ट्रैक्ट की तारीख से लेकर कब्जा देने तक प्रॉपर्टी का और प्रॉपर्टी से रिलेवेंट जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें और उसके ज़रूरी जो भी कागजात हैं वो संभाल के रखेगा, उसका ख्याल रखेगा। टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। क्लियर है? एफ, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर पैसे भी ले लिए इसने अपने, किसने? ए ने 50 लाख भी ले लिया, लिख कर भी दे दिया। अब क्या रह गया भाई? अब तो कुछ भी नहीं रहा। अब तो क्या करेगा? खरीदार कहेगा, ए कहेगा भाई मुझे कब्जा दो। क्या करेगा? बी कहेगा भाई मुझे कब्जा दो, मैंने पैसे दे दिए आपको, आपने मुझे लिख कर दे दिया। तो फिर अब एफ के क्लास एफ के तहत पोजीशन जो है हमारे पास मांग सकता है, और जो ए है वो पोजीशन देने के लिए बाउंड है। क्लियर है यहाँ तक? अब चले जाते हैं हम जी पर। जी क्या बात करता है कि अगर ये जो प्रॉपर्टी जिस तारीख पे इसको ट्रांसफर हुई है ए को, फॉर एग्जांपल हमारे पास ए ने जो ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी बी को 50 लाख रुपए लेके, वो एक हमारे पास एक 2024 को। ठीक है, अब इस तारीख से पहले जो भी इस घर पर जो भी लोन था, जो भी चार्जेस थी, ठीक है, या फिर जो भी आउटगोइंग थे, बकाया थे, वो सब के सब कौन उतारेगा? उस कॉन्ट्रैक्ट वाली डेट से, तारीख से पहले वो ए पाबंद है, मतलब बेचने वाला पाबंद है कि इस प्रॉपर्टी को क्या करे? डिस्चार्ज या फ्री करे हर किस्म के कर्ज, हर किस्म के चार्जेस या हर किस्म की बकाया जात से। मतलब कौन कौन से? जैसा कि कोई गैस का बिल तो नहीं रहता है, अगर गैस का कोई बिल पुराना रहता है तो फिर वो भी
जो है इसको पे करना है। अगर कोई लाइट का बिजली का बिल रहता है तो फिर वो भी इसे पे करना है। बंद कर बेटी, गेट बंद कर, मेहरबानी कर, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई पानी का बिल रहता है तो फिर वो भी इसने जो है उतार के देना है। इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं, और इसके अलावा अगर इन्होंने कहीं पर मॉर्गेज वगैरह किया हुआ है, कहीं गिरवी रखा था, अगर कोई किसी किस्म का किसी से कोई पैसा वगैरह लिया था इस प्रॉपर्टी पर, तो फिर वो सब पैसे इसने चुकाने हैं। ए ने सारी जो है प्रॉपर्टी आज़ाद करके देनी है। जिस तारीख जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ उससे पहले जो भी इस पर हमारे पास बकाया जात थे या फिर जो भी इस पर कर्जा था वो सारा का सारा उतारना है हमारे पास बेचने वाले को। ठीक है, क्लियर है। अब चले जाते हैं हमारे पास सब सेक्शन 2 पर। सब सेक्शन 2 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है बड़ा। सब सेक्शन 2 किसकी बात करता है? सब सेक्शन 2 बात करता है 55 का सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 बात करता है कि ये जो प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है ना, वो सबसिस्ट होना चाहिए। सबसिस्ट मतलब सरवाइव कर रहा हो। अच्छा, सरवाइव में समझते हैं आप? अगर नहीं तो सरवाइव मतलब लाइव हो। ठीक है, लाइव मतलब लिविंग पर्सन हो। कौन सा हो? लिविंग पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो खुद मर गया हो, उसके बच्चे जो है बच्चे के नाम पर ट्रांसफर हुई नहीं प्रॉपर्टी, तो फिर वो सेल आउट नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया था कि ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो डील्स किस जो है कौन कौन सी पार्टीज के दरमियान डील करता है? बाय एक्ट ऑफ पार्टीज मतलब अमॉन्ग द लिविंग पर्सन्स। ये चीज़ मैं पहले लेक्चर में बताना भूल गया था कि ये हमारे पास ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो एक्ट जो है वो अमॉन्ग लिविंग पर्सन्स जो है काम करता है। ठीक है, अमॉन्ग लिविंग पर्सन। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज मतलब अमॉन्ग लिविंग पर्सन्स। इंटरवाइवोज, इंटर आलिया नहीं, इंटरवाइवोज। क्लियर? यहाँ पर वो बात मैं पहले बताना भूल गया था, अब यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि इंटरवाइवोज ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डील करेगा इंटरवाइवोज पर। जो प्रॉपर्टी जिंदा है उन लोगों पर ये एप्लीकेबल है, बाकी जो प्रॉपर्टी मर चुके हैं, जो लोग मर चुके हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप नोट करें। अब चलते हैं हमारे पास सबसिस्ट पर कि जो शख्स जिंदा है ना वही जिसके नाम पर है, फॉर एग्जाम्पल ए है, ठीक है, ए के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, वो बी को बेचना चाह रहा है, तो फिर ए खुद होना चाहिए, ए खुद ट्रांसफर करे, ए खुद का इख्तियार इस पर होना चाहिए। ठीक है, अब 55 3 क्या बात करता है? अगर ए नहीं है तो ए का कोई अटॉर्नी हो, ठीक है, कोई फिड्यूशरी कैरेक्टर हो। समझ रहे? फिड्यूशरी कैरेक्टर मतलब ए का कोई अटॉर्नी हो। सी, ए ने स्पेशल अटॉर्नी, जनरल पावर अटॉर्नी दिया था सी को कि आप मेरी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दे, फिर जो सी कर सकता है, या फिर ए के बिहाफ पर कोई एजेंट है उसका, ठीक है, वो भी सेल आउट कर सकता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, 3 तक बात आपकी क्लियर होगी? सही है। अच्छा, ये शर्त थी इसकी, ठीक है, 3 नहीं है हमारे पास, ये शर्त है 2 हमारे पास 55(2) का, ये एक शर्त है। ठीक है, और मतलब अगर वो खुद नहीं है तो फिर उसका कोई एजेंट, उसका कोई अटॉर्नी वगैरह भी सेल आउट कर सकता है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, अच्छा, जैसे सेल आउट हो गई मतलब, ठीक है, जैसे भी सेल आउट प्रॉपर्टी हो जाए, ए ने जो प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी बी को, तो जो प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी है, अब जो भी बेनिफिट जो है वो किसको जाएगा? बेनिफिट किसको जाएगा? ट्रांसफरी को जाएगा। बेनिफिट ट्रांसफरी को जाएगा। ट्रांसफर का अब कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा बकाया। क्लियर है यहाँ तक? वेरी सिंपल। अगर फिर भी कोई समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चले जाते हैं हमारे पास 3 पर। 3 क्या बात करता है? 3 ये बात करता है कि वेयर द होल ऑफ द परचेज मनी हैज बीन पेड,
कि सारी की सारी अगर परचेज मनी 50 लाख रुपए पूरे दे दिए थे, ठीक है, परचेज मनी पूरी की पूरी दे दी, किसको, बेचने वाले को, सेलर को, तो फिर अब जो है हमारे पास क्या रह गया है कि परचेज मनी सारी दे दी, हमारे पास रजिस्ट्री भी होगी, मतलब रजिस्टर एग्जीक्यूट भी हो गया। अब क्या रह गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स किसको देने हैं, बायर को देने हैं। जो भी सेलर की पोजीशन में जो भी कागजात वगैरह थे, मतलब एक तो ये कि हमारे पास ए ने किससे ली थी प्रॉपर्टी, ए ने सी से ली थी, डी से ली थी, ई से ली थी, उसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल इसके पास होंगे, वो भी देने हैं। क्लियर है यहाँ तक बात। अगर इसके अलावा इसने खरीद करके नहीं ली, इसको जो है हमारे पास सक्सेशन से आया है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ आया है, ठीक है, बाय ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल ए है, ए का अबू था एक्स, एक्स की डेथ हो गई, उसके बाद इसके पास आया, तो फिर उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा वो भी इसको देना है। क्लियर है, सिंपल है वेरी। अब एक यहाँ पर शर्त बताई गई है, वो ये जो शर्त है 3A, हमारे पास 3 के अंदर जो प्रोविजो दिया गया है वो सिंपल है, पर ये दोनों आप पढ़ेंगे जब सेलर्स के राइट्स, सेलर की ड्यूटी, बायर के राइट्स, बायर की ड्यूटी, फिर आपको थोड़ा समझ में आएगा। अभी इसमें समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा मैं आपको फिर भी कवर करवा देता हूँ, ठीक है, मगर आपने पढ़ना है दोनों के राइट्स लायबिलिटीज पढ़ने के बाद। अब यहाँ पर शर्त ये है कि वेयर द सेलर रिटेन्स एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज इन सच डॉक्यूमेंट ही इज एंटाइटल्ड टू रिटेन देम ऑल। मतलब कोई भी ऐसी हमारे पास यहाँ पर सेलर जो है उसका एक राइट बन जाता है कि भाई सेलर जो है कोई प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है ए, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड, तीनों प्रॉपर्टी का एक ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी इसने एक्स वाई जेड प्रॉपर्टी जो है किससे ली थी, सी से ली थी। अब एक्स प्रॉपर्टी सेल आउट की है बी को, तो अब बी को सिर्फ मतलब डॉक्यूमेंट तो एक ही है इसके पास, सी से जो तीनों प्रॉपर्टी एक साथ ली थी, अब तीनों प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट तो नहीं देगा बी को, वो रोक कर रखेगा, अपने पास संभाल के रखेगा, क्योंकि बाकी 2 प्रॉपर्टी इसके नाम पर अभी तक हैं। क्लियर है। इसके बाद बी क्या है, अगर बी आप देखेंगे, ठीक है, अगर कोई खरीदार हैं, 2 या 2 से ज़्यादा खरीदार हैं, तो फिर जिस शख्स के पास ज़्यादा जो है प्रॉपर्टी आ रही है, लार्ज हमारे पास जो है ग्रेटेस्ट वैल्यू जो आ रही है जिसके पास, वो इंटाइटल है डॉक्यूमेंट संभालने के लिए, वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेगा। ठीक है, यहाँ पर खरीदार अगर बी है, सी है और डी है, बी ने सबसे ज़्यादा पैसे दिए हैं 50 लाख, इन्होंने 10-10 लाख दिए हैं, तो फिर बी का हक बनता है कि वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे और वो संभाल के रखे हमेशा। ठीक है, वो बाकी जो है आप खुद जो है इसमें देख लें। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम द सेलर इज एंटाइटल्ड, कि सेलर के कौन कौन से राइट्स हैं, ये आप नोट कर लें। जी डियर फ्रेंड्स, वो नोट कर लिया आपने। अब हम चल रहे हैं, हमारे पास सेलर कहें, ट्रांसफर कहें या फिर वेंडर कहें, उसके राइट्स, उनके कौन कौन से राइट्स हैं, मतलब किन किन चीज़ के लिए वो हमारे पास एंटाइटल्ड है। सेक्शन हमारे पास 55(4) जो बात करता है कि जो है सेलर का कौन कौन सा राइट्स है, कौन कौन चीज़, किस किस चीज़ों के लिए वो हकदार है। पेमेंट, रेंट, प्रॉफिट, कोई भी चीज़ हो, टिल ऑनरशिप पासेस, मतलब ए है, कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट करता है बी को, ठीक है, बी ने फॉर एग्जांपल 50 लाख दे दिए, ठीक है, और जिस दिन ये प्रॉपर्टी सेल आउट हो नहीं जाती बी को, ठीक है, तब तक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेल आउट जो है हमारे पास हुई है हमारे पास अप्रैल में, ठीक है, तो अप्रैल से पहले जो भी रेंट है इस घर का, जो एक का घर है, इसका जो भी रेंट है या फिर जो भी प्रॉफिट है वो किसका होगा, ए का होगा, सेलर का होगा। ठीक है, मतलब उसका जो भी उसमें इंक्रीजमेंट आएगी, जो भी प्रॉपर्टी में जो किसी भी किस्म का अगर कोई प्रॉफिट आएगा तो फिर वो सेलर का उस पर राइट होगा, जब तक
कब तक? टिल ऑनरशिप पासिस, जब तक उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर्ड ना हो जाए तब तक सेलर के राइट्स हैं उन पर, उन प्रॉफिट पर। बी कहता है अगर कोई भी पेमेंट अगर रिमेनिंग हो, प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल ए ने घर बेचा है बी को, 50 लाख में सौदा हुआ, ठीक है, 40 लाख दे दिए, 40 लाख पेड हैं, बाकी जो है पार्ट प्रोमिस है, जो है हमारे पास पार्ट प्रोमिस है। अब जो हमारे पास प्राइस रहती है होल परचेज मनी में से, होल परचेज मनी क्या है? सौदा कितने में हुआ? 50 लाख में, तो ये क्या हुई? परचेज मनी हुई। अब इस परचेज मनी में से जो पैसे रहते हैं, जो मिल गए हैं वो 40 लाख, जो हमारे पास रहते हैं रिमेनिंग है 10 लाख रुपए, ठीक है, वो भी पेड करने हैं। किसको? सेलर को। वो बायर पर ड्यूटी है कि वो इस पर जो है पे करे, मतलब इसका राइट है कि वो उससे पैसे ले। मतलब प्राइस टोटल जो है वो इसको होल हमारे पास परचेज मनी नहीं मिली है, पार्टली मिली है, मतलब प्राइस इज अनपेड, मतलब सम प्राइस इज अनपेड, कुछ जो है प्राइस है, कुछ कंसिडरेशन जो है अधूरी रहती है, कुछ कंसिडरेशन जो है रहती है बायर की तरफ, वो इसको पे करनी है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास खरीदार कुछ ज़्यादा हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, तीनों ने मिलकर ये घर खरीदा है, ठीक है। अब तीनों पर जो आता है हमारे पास कितने पैसे आते हैं? तीनों पर जो भी आते हैं हमारे पास डिवाइड करेंगे। अब उनमें से अगर किसी एक ने नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल डी ने पैसे नहीं दिए, इसका हिस्सा जो भी आ रहा है 15 लाख से ऊपर कुछ, तो फिर वो उसको पे करेगा सेलर को। यहाँ तक बात क्लियर है? बहुत सिंपल है। ये हैं हमारे पास सेलर के राइट्स, 2 राइट्स हैं बस। कौन से? अगर प्रॉपर्टी बेच रहा है सेलर बायर को, ठीक है, और मतलब बेचने वाला अपनी कोई भी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है परचेजर को, तो फिर जब तक हमारे पास सेल आउट हो नहीं जाती, जब तक ऑनरशिप ए है, ए प्रॉपर्टी बेच रहा है बी को, ठीक है, जब तक ये हमारे पास इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती बी को, तब तक जो भी पेमेंट है, जो भी रेंट है, जो भी प्रॉफिट है, जो भी मुनाफा है, उस तारीख तक उस घर में से, ठीक है, उस घर का रेंट मिला है या फिर उस घर में कोई किसी किस्म का कोई प्रॉफिट हुआ है इसको बेचने से पहले, तो फिर उस पर राइट किसका होगा? सेलर का राइट होगा। क्लियर है? ठीक है। अगर सेलर के पैसे रहते हैं तो फिर वो पैसे खरीदार ने देने हैं। ये किसका हक है? ये भी हक है हमारे पास बेचने वाले का। यहाँ तक बात क्लियर है? ये हो गई हमारे पास ड्यूटीज एंड हमारे पास राइट्स ऑफ द सेलर, ठीक है, जिसको कहें हम वेंडर कहें या ट्रांसफरर कहें, एक ही बात है। थैंक यू सो मच।